हाफ ब्लड प्रिंस होर्क्रक्स। हैरी जब महल में घुसा तो उसे महसूस हुआ खुशकिस्मती काढ़े का असर कम होने लगा है। सामने वाले दरवाजे पर ताला नहीं लगा था, लेकिन तीसरी मंजिल पर उसे पीप्स मिला। हैरी को एक शॉर्टकट से मुड़कर उससे बाल बाल बचना पड़ा। जब उसने मोटी औरत की तस्वीर के पास पहुंचकर अदृश्य चोगा उतारा तो उसे हैरानी नहीं हुई कि वो कतई मदद के मूड में नहीं थी। ये आने का कौन सा समय है? मुझे सचमुच अफसोस है, मुझे किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जाना पड़ा था। देखो, पासवर्ड आधी रात को बदल जाता है, इसलिए आज तुम्हें गलियारे में सोना पड़ेगा, ठीक है? तुम मजाक कर रही हो? पासवर्ड आधी रात को क्यों बदलता है? ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो जाकर हेडमास्टर से बात कर लो, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अगर वो यहाँ होते तो मैं जाकर बात कर लेता, क्योंकि उन्हीं के कहने पर तो वो यहीं हैं। प्रोफेसर डंबलडोर 1 घंटे पहले स्कूल लौट आए हैं। हैरी के पीछे से आवाज आई। लगभग सिर कटा निक हैरी की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। उसका सिर हमेशा की तरह उसके गुलूबंद पर झूल रहा था। निक बोला, मुझे ये खूनी नवाब ने बताया था, जिसने उन्हें आते हुए देखा है। नवाब के अनुसार डंबलडोर अच्छे मूड में हैं। जाहिर है थोड़े थके भी होंगे। कहाँ पर? हैरी ने कहा। उसका दिल उछलने लगा। ओह, खगोल शास्त्र की मीनार के ऊपर खटपट कर रहा था। ये उसका प्रिय मनोरंजन है। मैं खूनी नवाब के बारे में नहीं, डंबलडोर के बारे में पूछ रहा हूँ। ओह, वो अपने ऑफिस में है, नवाब ने कहा। उसे लगता था कि वो सोने के पहले कुछ काम करेंगे। हाँ, वो करेंगे। उसके सीने में रोमांच धधकने लगा जब उसने डंबलडोर को ये बताने का विचार किया कि उसने याद हासिल कर ली है। वो पलटा और भागने लगा। उसने मोटी औरत की बात अनसुनी कर दी, जो चिल्ला रही थी, लौट आओ, देखो मैंने झूठ बोला था, मैं तो बस चिढ़ गई थी क्योंकि तुमने मुझे जगा दिया था। लेकिन तब तक हैरी गलियारे में धड़धड़ाता हुआ जा रहा था। कुछ ही मिनटों में वो डंबलडोर के गारगोइल के सामने टॉफी एक्लेयर्स कह रहा था। जब हैरी ने दरवाजा खटखटाया तो डंबलडोर बोले, अंदर आ जाओ। उनकी आवाज थोड़ी थकी थी। हैरी ने दरवाजा खोला। डंबलडोर का ऑफिस हमेशा जैसा था, लेकिन खिड़कियों के पार सितारों से भरा काला आसमान दिख रहा था। ओह हैरी, इतनी रात को तुम्हारे आने की खुशी मुझे क्यों नसीब हुई? सर, मुझे मिल गई है। मैं स्लगहॉर्न की याद ले आया हूँ। हैरी ने कांच की छोटी शीशी बाहर निकालकर डंबलडोर को दिखाई। 1-2 पल के लिए वो स्तब्ध नजर आए, फिर उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। हैरी, ये तो बहुत जबरदस्त खबर है, बहुत ही जबरदस्त। मैं जानता था तुम ये काम कर सकते हो। आधी रात हो चुकी है। इस बात को भूलते हुए वो जल्दी से अपने डेस्क के पास से निकले। अपने अच्छे हाथ में स्लगहॉर्न की याद वाली शीशी लिए अलमारी की तरफ चल दिए, जिसमें स्मृति पात्र रखा था। और अब डंबलडोर ने पत्थर के उस पात्र को अपने डेस्क पर रखते हुए और शीशी में भरी याद को उसमें डालते हुए कहा, अब आखिर हम देख सकेंगे। हैरी, जल्दी करो। हैरी ने आदेश का पालन किया। एक बार फिर अंधेरे में गिरने लगा और हॉरेस स्लगहॉर्न के कई साल पहले के ऑफिस में उतरा। वहां पर ज्यादा युवा हॉरेस स्लगहॉर्न थे। वो ऑफिस की आरामदेह कुर्सी पर बैठे थे, पैर मखमल के कुशन पर आराम कर रहे थे। स्लगहॉर्न के आसपास आधा दर्जन लड़के थे, जिनके बीच टॉम रिडल भी था, जिसकी उंगली पर मार्वोलो की सोने की काली अंगूठी चमक रही थी। जब डंबलडोर हैरी के पास उतरे, उसी समय रिडल ने स्लगहॉर्न से पूछा, सर, प्रोफेसर मेरीथॉट रिटायर हो रही हैं? टॉम, अगर मैं जानता भी तो तुम्हें नहीं बताता, स्लगहॉर्न ने कहा और अपनी शक्कर लिपटी उंगली रिडल की तरफ दिखाई। हालांकि उन्होंने आंख मारकर ये जता दिया कि उन्होंने बुरा नहीं माना है। तुम्हें जो चीजें पता नहीं होनी चाहिए, उन्हें जानने की तुम में अनोखी योग्यता है। तुम महत्वपूर्ण लोगों की सावधानी से चापलूसी भी करते हो। पाइनएप्पल टॉफियों के लिए धन्यवाद। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, ये मेरी प्रिय टॉफी है। कुछ लड़के दोबारा खिलखिलाए। मुझे विश्वास है तुम 20 साल में जादू मंत्री बन सकते हो। अगर मुझे पाइनएप्पल टॉफियां भेजते रहे तो 15 साल में भी बन सकते हो। मेरे मंत्रालय में बहुत अच्छे संपर्क हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि राजनीति मुझे रास आएगी। एक बात तो ये कि मेरे पास सही पृष्ठभूमि नहीं है। उसके आसपास के लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। हैरी को यकीन था वो उस मजाक पर मुस्कुरा रहे थे। निश्चित रूप से वो जानते थे या उन्हें शक था कि उनके गैंग लीडर का पूर्वज कितना मशहूर था। बकवास,
स्लगहॉर्न ने तेजी से कहा, तुम्हारी योग्यताओं को देखते हुए लगता है तुम किसी अच्छे खानदान के जादूगर हो। टॉम, तुम बहुत दूर तक जाओगे। किसी विद्यार्थी के बारे में मेरा अंदाजा आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। स्लगहॉर्न की डेस्क पर रखी छोटी सुनहरी घड़ी ने 11 घंटे बजाए। उन्होंने घूम कर देखा। हे भगवान, इतना समय हो गया। लड़कों, अब तुम्हें चल देना चाहिए वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। लड़कों के एक एक करके बाहर निकलते समय स्लगहॉर्न कुर्सी से उठे और अपना खाली गिलास लेकर डेस्क तक गए। बहरहाल रिडल रुका रहा। हैरी जानता था वो जानबूझकर रुका है। ध्यान रखना टॉम, जब उन्होंने मुड़कर देखा कि रिडल वहीं है, कहीं तुम रात को बिस्तर से बाहर न पकड़े जाओ जबकि तुम एक प्रीफेक्ट हो। सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो फिर पूछो मेरे बच्चे, पूछो। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप हॉर्क्रक्स के बारे में जानते हैं? स्लगहॉर्न ने घूर कर देखा। उनकी मोटी उंगलियां अनजाने ही शराब के गिलास को दबा रही थी। गुप्त कलाओं से रक्षा का प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना? लेकिन हैरी को पता था स्लगहॉर्न अच्छी तरह जानते हैं कि ये स्कूल का काम नहीं था। नहीं सर, पढ़ते समय इसका जिक्र आया था और मैं समझ नहीं पाया। स्लगहॉर्न ने कहा, देखो टॉम, हॉगवर्ट्स में तुम्हें ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी जिसमें हॉर्क्रक्स का वर्णन हो। ये बहुत ही शैतानी जादू है, बहुत ही शैतानी। लेकिन जाहिर है आप इसके बारे में जानते हैं सर। मेरा मतलब है आपके जैसा जादूगर। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते, मैं तो बस जानना चाहता था। मुझे पता था कि आप ही बता सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। हैरी ने सोचा रिडल ने यह बहुत बढ़िया तरीके से किया था। झिझक, औपचारिक अंदाज, सावधानी पूर्ण चापलूसी, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं था। हैरी को अनिच्छुक लोगों से जानकारी निकलवाने का इतना अनुभव था कि वो जान गया कि रिडल इसमें बहुत निपुण है। वो जानता था रिडल उस जानकारी को बहुत बहुत ज्यादा चाहता था। शायद हफ्तों से इस पल की योजना बना रहा था। देखो, स्लगहॉर्न ने कहा, जो अब रिडल की तरफ नहीं देख रहे थे, जाहिर है तुम्हें मोटी मोटी बातें बताने में कोई नुकसान नहीं है। हॉर्क्रक्स एक ऐसी चीज है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आत्मा छुपा देता है। रिडल ने पूछा, मैं समझा नहीं सर, ऐसा कैसे होता है? उसकी आवाज बहुत सावधानी से नियंत्रित थी, लेकिन हैरी को उसका रोमांच महसूस हो रहा था। देखो, तुम अपनी आत्मा के 2 टुकड़े कर देते हो और उसका एक हिस्सा शरीर के बाहर किसी वस्तु में छुपा देते हो। फिर अगर शरीर पर हमला हो, वो नष्ट हो जाए, तो भी तुम नहीं मर सकते, क्योंकि आत्मा का दूसरा हिस्सा धरती से जुड़ा है, अक्षत है। लेकिन जाहिर है इस स्थिति में जिंदा रहना। स्लगहॉर्न के चेहरे पर सिलवटें पड़ गई। हैरी को याद आया उसने 2 साल पहले क्या सुना था। मेरा शरीर चला गया था, मेरी आत्मा कमजोर हो गई थी, मैं सबसे कमजोर था, भूत से भी ज्यादा कमजोर, लेकिन फिर भी मैं जिंदा था। बहुत कम लोग ऐसी जिंदगी चाहेंगे टॉम, बहुत कम। मौत ज्यादा अच्छी होगी। रिडल की भूख स्पष्ट दिख रही थी। उसके चेहरे पर लालच का भाव आ गया था। आत्मा को कैसे तोड़ा जाता है? देखो, तुम्हें ये समझना चाहिए कि आत्मा को अक्षत और पूर्ण ही रहना चाहिए। इसके 2 टुकड़े करना, इसे दूषित करने का काम है। ये प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन ऐसा कैसे करते हैं सर? बुरे काम से, हत्या करके। हत्या करने से आत्मा के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हॉर्क्रक्स उत्पन्न करने पर आमादा जादूगर इस विनाश का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। वो अपनी आत्मा के विभक्त हिस्से को किसी चीज में, लेकिन कैसे? इसका एक मंत्र है, लेकिन मुझसे मत पूछना, मैं नहीं जानता। स्लगहॉर्न ने अपना सिर बूढ़े हाथी की तरह हिलाया जिसे मच्छर सता रहे हों। क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे आजमा कर देखा हो? क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी की हत्या की हो? जाहिर है नहीं। नहीं सर, मुझे अफसोस है, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। नहीं, मैं दुखी नहीं हुआ हूँ। इन मामलों में थोड़ी बहुत जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। प्रतिभावान जादूगर जादू के इस पहलू के बारे में हमेशा आकर्षित हुए हैं। हाँ सर, मैं ये बात नहीं समझ पाया हूँ सिर्फ जिज्ञासा के कारण। मेरा मतलब है, एक हॉर्क्रक्स से ज्यादा क्या फायदा होगा? क्या कोई अपनी आत्मा को सिर्फ एक बार तोड़ सकता है? क्या ये बेहतर नहीं होगा वो अपनी आत्मा के कई टुकड़े कर ले और ज्यादा शक्तिशाली बन जाए? मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, क्या 7 सबसे सशक्त जादुई अंक नहीं है? क्या 7 हॉर्क्रक्स? हे भगवान टॉम, 7? एक आदमी को मारना पर्याप्त बुरा नहीं है? आत्मा को एक बार तोड़ना ही बहुत बुरा होता है, उसे 7 टुकड़ों में तोड़ना।
स्लगहॉर्न परेशान दिख रहे थे। हैरी जानता था उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने रिडल के साथ इस विषय पर बातचीत शुरू ही क्यों की। जाहिर है, वो बुदबुदाए, हमारी सारी बातचीत सैद्धांतिक है ना? सिर्फ सैद्धांतिक। लेकिन फिर भी टॉम, मैंने तुम्हें जो बताया है उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि हम होर्क्रक्स के बारे में बातें कर रहे थे। ये विषय हॉगवर्ट्स में प्रतिबंधित है। डंबलडोर खास तौर पर इसके खिलाफ है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा सर, रिडल ने कहा। वो वहाँ से चल दिया। हैरी ने उसके चेहरे की झलक देखी। उस पर अपार खुशी का भाव था, जैसा उसके चेहरे पर तब आया था जब उसे पहली बार पता चला था वो जादूगर है। लेकिन खुशी से उसके आकर्षक चेहरे की सुंदरता बढ़ने के बजाय घट गई थी। वो कम मानवीय लग रहा था। डंबलडोर ने धीरे से कहा, हैरी चलो चलते हैं। मैं काफी लंबे समय से इस सबूत की उम्मीद कर रहा था। इससे उस सिद्धांत की पुष्टि होती है जिस पर मैं काम कर रहा था। इससे पता चलता है मैं सही हूँ, और ये भी कि मुझे अभी कितनी दूर जाना है। हैरी का ध्यान इस तरफ गया कि दीवारों पर लगी तस्वीरों के सभी बूढ़े हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस जाग चुके हैं, उनकी बातचीत सुन रहे हैं। देखो हैरी, मुझे यकीन है हमने अभी अभी जो सुना है तुम उसके महत्व को समझते होगे। कुछ महीने के अंतर को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारी ही उम्र में टॉम रिडल ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अमर कैसे बन सकता है। तो आपको लगता है वो सफल हो गया है सर? उसने हॉर्क्रक्स बना लिया, और इसीलिए जब उसने मुझ पर हमला किया तो वो मरा नहीं। उसने एक हॉर्क्रक्स कहीं छिपा कर रखा है, उसकी आत्मा का सुरक्षित टुकड़ा। एक टुकड़ा या ज्यादा टुकड़े? डंबलडोर ने कहा। तुमने वोल्डेमॉर्ट की बात सुनी? वो हॉरेस से खास तौर पर जानना चाहता था अगर कोई जादूगर एक से ज्यादा हॉर्क्रक्स बनाए तो क्या होगा। उस जादूगर का क्या होगा जो मौत से बचने के लिए इतना संकल्पवान था कि वो कई बार हत्या करने को तैयार था। वो अपनी आत्मा को बार बार तोड़ने के लिए संकल्पवान था ताकि उसके कई टुकड़े अलग अलग छिपे हॉर्क्रक्स में रख सके। जहां तक मैं जानता हूं और मुझे यकीन है, और जहां तक वोल्डेमॉर्ट जानता था, कोई जादूगर अपनी आत्मा के 2 टुकड़े करने से ज्यादा आगे नहीं गया था। 4 साल पहले मुझे एक निश्चित सबूत मिला था। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा के टुकड़े कर दिए थे। कहाँ? कैसे? वो सबूत तुमने ही मुझे दिया था हैरी। डायरी, रिडल की डायरी, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि रहस्यमय तहखाना कैसे खोलना है। मैं समझा नहीं सर। देखो, हालांकि मैंने उस डायरी से बाहर निकलने वाले रिडल को नहीं देखा था, लेकिन तुमने जो मुझे उसका वर्णन सुनाया था वो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सिर्फ एक याद अपने आप काम करने और सोचने लगे। सिर्फ एक याद उस लड़की की जिंदगी चूसने लगे, वो जिसके हाथों में थी। नहीं, उस पुस्तक में याद से ज्यादा बुरी चीज होगी आत्मा का एक टुकड़ा। मुझे इस बात का लगभग पूरा यकीन था। डायरी एक हॉर्क्रक्स थी, लेकिन इस जवाब से कई सवाल खड़े हो गए। मुझे सबसे ज्यादा उलझन और दहशत इस बात से हुई कि डायरी हथियार और ढाल दोनों के रूप में काम कर रही थी। मैं समझा नहीं सर। देखो, इस डायरी ने उसी तरह काम किया जिस तरह हॉर्क्रक्स काम करता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा का एक टुकड़ा इसके भीतर सुरक्षित छिपा रहता है, और इसने अपने मालिक को मरने से बचाने में भूमिका निभाई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि रिडल सचमुच चाहता था डायरी को पढ़ा जाए। वो चाहता था उसकी आत्मा का वो टुकड़ा किसी और में जाकर रहे, उस पर काबू करे, ताकि नाग शक्ति के भयंकर जानवर को दोबारा बाहर निकाला जा सके। देखिए, वो ये नहीं चाहता होगा उसकी कड़ी मेहनत बर्बाद हो जाए। वो लोगों को ये बताना चाहता होगा कि वो नाग शक्ति का वारिस है, क्योंकि वो ये श्रेय पहले नहीं ले पाया था। बिल्कुल सही। लेकिन तुम ये नहीं देख पाए हैरी, वो डायरी से हॉगवर्ट्स के किसी भावी विद्यार्थी पर काबू करने का इरादा रखता था। तो वो इतना मूर्ख कैसे था कि उसने अपनी आत्मा का कीमती टुकड़ा उसमें छुपा दिया। जैसा प्रोफेसर स्लगहॉर्न ने स्पष्ट किया, हॉर्क्रक्स का मकसद आत्मा के हिस्से को सुरक्षित रखना है, दूसरे के हवाले करना नहीं कि ये नष्ट हो जाए। जैसा कि सचमुच हुआ, आत्मा का वो टुकड़ा अस्तित्व में नहीं है, तुमने उसे नष्ट कर दिया। जितनी लापरवाही से वोल्डेमॉर्ट ने इस हॉर्क्रक्स के साथ सलूक किया था, वो मुझे खतरनाक लगा। इससे मुझे लगा कि उसने कई और हॉर्क्रक्स या तो बना लिए होंगे या बनाने की योजना कर रहा होगा, ताकि एक हॉर्क्रक्स से नुकसान से उसे फर्क ना पड़े। मैं इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन इसके अलावा किसी बात में समझदारी नहीं दिखती।
फिर 2 साल पहले तुमने मुझे बताया कि जिस रात को वोल्डेमार्ट ने अपना शरीर दोबारा बनाया, उसने अपने प्राण भक्षियों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दहशत भरी बात कही थी। मैं जो अमरता की तरफ जाने वाले रास्ते पर बाकी सबसे आगे पहुंच गया था। उसने कहा था बाकी सबसे आगे, और मैं इसका मतलब समझ गया था। हालांकि प्राण भक्षी नहीं समझ पाए। हैरी, वो अपने होर्क्रक्सों के बारे में इशारा कर रहा था। एक नहीं बल्कि कई होर्क्रक्स जो मेरे ख्याल से आज तक किसी जादूगर ने नहीं बनाए हैं। लेकिन मुझे ये बात उचित लग रही थी। लॉर्ड वोल्डेमार्ट समय के साथ कम मानवीय दिख रहा था, और इस रूपांतरण का यही कारण समझ में मुझे आया कि उसकी आत्मा विभाजित हो चुकी थी आम बुराई की सरहदों से आगे तक। तो उसने दूसरे लोगों की हत्या करके खुद की मौत असंभव बना ली। अगर अमर होने में उसकी इतनी रुचि थी तो उसने पारस पत्थर क्यों नहीं चुराया? हैरी ने कहा। देखो, हम जानते हैं 5 साल पहले उसने पारस पत्थर चुराने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत से कारण हैं जिससे लॉर्ड वोल्डेमार्ट को हॉर्क्रक्स की तुलना में पारस पत्थर कम आकर्षक लगा होगा। हालांकि अमृत से जिंदगी सचमुच लंबी होती है, लेकिन अमरता हासिल करने के लिए इसे जिंदगी भर नियमित रूप से पीना पड़ता है। यानी अमरता के लिए उसे पूरी तरह से अमृत पर निर्भर होना पड़ता। अगर ये खत्म हो जाता या दूषित हो जाता, अगर कोई पारस पत्थर चुरा लेता, तो वो किसी सामान्य व्यक्ति की तरह मर जाता। याद रखो, वोल्डेमार्ट अकेला काम करना पसंद करता है। वो अमृत पर निर्भर रहने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। जाहिर है, तुम पर हमला करने के बाद वाले भयंकर अर्ध जीवन से मुक्ति पाने के लिए वो इसे पीने को तैयार था, लेकिन अपने शरीर को हासिल करने के लिए। मुझे यकीन है अमरता के लिए वो पूरी तरह अपने हॉर्क्रक्सों पर निर्भर रहना चाहता होगा। उसे पारस पत्थर से कुछ और नहीं चाहिए था, वो इंसानी रूप हासिल करना चाहता था। वो पहले से ही अमर था, या उतना अमर था जितना कोई इंसान हो सकता है। तुमने उसे ये कहते सुना है हैरी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कोई अपनी आत्मा के कई टुकड़े कर ले ताकि वो ज्यादा शक्तिशाली बन जाए? क्या 7 सबसे सशक्त जादुई अंक नहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि 7 हिस्सों वाली आत्मा का विचार लॉर्ड वोल्डेमार्ट को दिलचस्प लगा होगा। उसने 7 होर्क्रक्स बनाए हैं? हैरी ने दहशत में आते हुए कहा, जबकि दीवार पर लगे हेडमास्टरों ने सदमे और दहशत की आवाजें निकाली। वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, छिपे हुए, दफन या अदृश्य। मुझे खुशी है तुमने समस्या की गंभीरता समझ ली। लेकिन हैरी, पहली बात तो यह है कि 7 होर्क्रक्स नहीं हैं, 6 हैं। उसकी आत्मा का 7वां हिस्सा, चाहे वो कितना भी खंडित हो, उसके शरीर के भीतर है। ये उसका वो हिस्सा है जो उसके निर्वासन के दौरान इतने सालों तक भूतः अस्तित्व में जी रहा था। आत्मा का वो 7वां टुकड़ा आखिरी होगा जिस पर वोल्डेमार्ट को मारना चाहने वाले को हमला करना होगा, वो टुकड़ा जो उसके शरीर में रहता है। लेकिन 6 तो अब भी बचे हैं, हम उन्हें कहाँ खोजेंगे? तुम भूल रहे हो, तुम पहले ही एक को नष्ट कर चुके हो, दूसरा मैंने कर दिया है। आप कर चुके हैं? हाँ, बिल्कुल। डंबलडोर ने काला जला हुआ हाथ उठाते हुए कहा। अंगूठी हैरी, मार्वोलो की अंगूठी, उस पर एक भयंकर शाप था। मुझे मेरी विनम्रता की कमी के लिए माफ करना। अगर मैं इतना निपुण नहीं होता, और अगर मेरे बहुत घायल अवस्था में हॉगवर्ट्स लौटने पर प्रोफेसर स्नैप सही समय पर कदम नहीं उठाते, तो मैं ये कहानी सुनाने को जिंदा नहीं रहता। बहरहाल, एक सिकुड़ा हुआ हाथ वोल्डेमार्ट की आत्मा के 7वें हिस्से की कीमत के रूप में ज्यादा नहीं है। अब वो अंगूठी हॉर्क्रक्स नहीं है। लेकिन आपको वो मिली कैसे? देखो, तुम जानते हो, मैं कई सालों से वोल्डेमार्ट के अतीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के अभियान में जुटा हूँ। मैं दूर तक घूमा, कई जगहों पर गया। मुझे ये अंगूठी गॉन्ट परिवार के खंडहर नुमा घर में मिली। जब वोल्डेमार्ट उसके भीतर अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छुपाने में कामयाब हो गया, तो वो इसे पहनना नहीं चाहता था। उसने कई शक्तिशाली मंत्रों से सुरक्षित करके इसे उस खंडहर में छिपा दिया जहां उसके पूर्वज रहा करते थे। जाहिर है माफिन अस्कबान चला गया था। वोल्डेमार्ट को कभी अंदाजा नहीं था कि मैं किसी दिन उस खंडहर में जाने का कष्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं जादुई रहस्य के लक्षणों को देखने के लिए आंखें खुली रख सकता हूँ। बहरहाल, हमें खुद को ज्यादा बधाई नहीं देनी चाहिए। तुमने डायरी नष्ट की है, मैंने अंगूठी। लेकिन अगर हमारा 7 हिस्सों वाली आत्मा की अवधारणा सही है, तो अब भी 4 होर्क्रक्स हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, हैरी ने कहा।
टीन के पुराने डिब्बे, काढ़ों की खाली शीशियां। हैरी, तुम आवागमन कुंजी के बारे में सोच रहे हो, जो साधारण चीजें होती है जिसे नजरअंदाज करना आसान होता है। लेकिन क्या लॉर्ड वोल्डेमार्ट अपनी बेशकीमती आत्मा की रक्षा के लिए टीन के डिब्बों या काढ़ों की पुरानी शीशियों का इस्तेमाल करेगा? तुम भूल रहे हो जो मैंने तुम्हें दिखाया था। लॉर्ड वोल्डेमार्ट को निशानियां इकट्ठी करने का शौक है। वो सशक्त जादुई इतिहास वाली चीजें पसंद करता है। उसका गर्व अपनी श्रेष्ठता में है। उसका विश्वास जादूगरों के इतिहास में अभूतपूर्व स्थान बनाने का उसका संकल्प। इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है वोल्डेमार्ट ने अपने होक्रक्सों को बहुत सावधानी से चुना होगा। वो चीज़ें सम्मान करने के लायक होंगी। डायरी तो खास नहीं थी, जैसा तुमने खुद कहा था। वो डायरी इस बात का सबूत थी कि वो नाग शक्ति का वारिस है। मुझे यकीन है वोल्डेमार्ट को ये बेहद महत्वपूर्ण लगी होगी। तो बाकी हॉर्क्रक्स, क्या आप जानते हैं वो क्या है? मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जो कारण मैंने अभी बताए उनके आधार पर मेरा मानना है कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट ऐसी चीज़ें पसंद करेगा जिसकी अपनी कोई गरिमा हो। इसलिए मैं वोल्डेमार्ट के अतीत में ये प्रमाण खोजने गया था कि उसके आसपास से ऐसे सामान गायब तो नहीं हुए। लॉकेट? मेहनतकश का कप? हैरी ने जोर से कहा। मैं अपने दूसरे हाथ की तो नहीं, लेकिन इसकी 2 उंगलियों की शर्त लगाने को तैयार हूँ कि वो होरक्रक्स नंबर 3 और 4 होंगे, अगर उसने कुल 6 बनाए हैं तो। बाकी 2 बचे हुए होरक्रक्स के बारे में यकीन से कहना मुश्किल है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो गरुड़ द्वार और चील घात की किसी वस्तु को खोजने के अभियान में जुटा होगा। मैं ये बात यकीन से तो नहीं कह सकता कि वो कभी चील घात की कोई चीज़ खोज पाया या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है गरुड़ द्वार का इकलौता जाना पहचाना अवशेष सुरक्षित है। डंबलडोर ने अपनी काली उंगलियों से अपने पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया, जहां कांच के केस में एक माणिक जड़ी तलवार थी। सर, क्या आपको लगता है दरअसल वो इसीलिए हॉगवर्ट्स लौटना चाहता था, दूसरे संस्थापकों की किसी चीज को खोजने के लिए? बिल्कुल, मैंने यही सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से इससे हम बहुत आगे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसे स्कूल में खोजबीन करने का मौका नहीं मिला था। मुझे लगता है वो खाली हाथ ही यहाँ से चला गया। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश हूँ कि वो चारों संस्थापकों की वस्तुएं इकट्ठी करने की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पाया। उसके पास निश्चित रूप से 2 हैं, हो सकता है तीसरी मिल गई हो। हम बस अभी इतना ही जान सके हैं। भले ही उसे चीलघात या गरुड़ द्वार का होरक्रक्स मिल गया हो, लेकिन अब भी 6वां होरक्रक्स बचता है, हैरी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, जब तक कि उसे दोनों ना मिल गए हों। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं जानता हूँ 6वां होरक्रक्स क्या है। देखो, कुछ समय से नगीनी नामक सांप के व्यवहार के बारे में मेरी दिलचस्पी जाग गई है। सांप? हैरी ने हैरान होकर कहा, क्या होरक्रक्स के रूप में जानवरों का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि किसी सोचने और चलने वाले प्राणी में अपनी आत्मा का हिस्सा रखना जोखिम भरा है। बहरहाल, अगर मेरा अंदाजा सही है तो वोल्डेमार्ट जब तुम्हारे माता पिता के घर तुम्हें मारने के इरादे से पहुंचा तो वो अपने 6 होरक्रक्सों के लक्ष्य में एक कम था। ऐसा लगता है उसने होरक्रक्स बनाने की प्रक्रिया को खास हत्याओं के लिए सुरक्षित रखा था। तुम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण शिकार थे। उसे यकीन था तुम्हें मारकर वो उस खतरे को खत्म कर देगा जो भविष्यवाणी में बताया गया था। उसे यकीन था वो खुद को अजेय बना रहा है। मुझे लगता है वो तुम्हारी मौत से अपना 7वां और अंतिम होरक्रक्स बनाना चाहता था, लेकिन हम जानते हैं वो असफल हो गया। बहरहाल, कुछ साल के अंतराल में उसने नगीनी की दी गई जानकारी पर एक बूढ़े मगलू को मारा था। तब उसके मन में ये विचार आया होगा कि वो नगीनी को आखिरी होरक्रक्स बना सकता है। वो नाग शक्ति के साथ उसके संबंध को रेखांकित करती है, जिससे लॉर्ड वोल्डेमार्ट का रहस्यमय आभा मंडल बढ़ता है। मुझे लगता है कि वो उसे सबसे ज्यादा पसंद करता है। निश्चित रूप से उसे अपने करीब रखना पसंद करता है, और उसका उस पर बहुत असामान्य नियंत्रण है, जो किसी सर्पभाषी के लिहाज से बहुत ज्यादा है। हैरी बोला तो डायरी चली गई, अंगूठी चली गई, कप, लॉकेट और सांप बचे हैं। आपको लगता है कि एक होरक्रक्स हो सकता है जो चीलघात या गरुड़ द्वार का हो? बहुत अच्छा विश्लेषण है, डंबलडोर ने सिर झुकाते हुए कहा। आप उनकी तलाश कर रहे हैं सर, जब आप स्कूल से बाहर जाते हैं? सही कहा।
मैं लंबे समय से तलाश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक और को खोजने के करीब हूँ। उम्मीद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? इसे नष्ट करने में आपकी मदद कर सकता हूँ? डंबलडोर ने हैरी को बड़े गौर से देखा, फिर बोले, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है तुम इसके हकदार हो गए हो। हैरी का मनोबल बढ़ गया। उसे ये बात अच्छी लगी कि डंबलडोर ने उससे सावधानी और सुरक्षा के शब्द नहीं कहे। दीवारों पर चारों तरफ लगी तस्वीरों के हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेसेस डंबलडोर के निर्णय से इतने प्रभावित नहीं हुए थे। हैरी ने देखा उनमें से कुछ तो अपना सिर हिला रहे थे और फिनिस नाइजेलस ने तो व्यंग्यात्मक आवाज भी निकाली थी। हैरी ने तस्वीरों को नजरअंदाज किया। सर, जब कोई हॉर्क्रक्स नष्ट होता है तो वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है हैरी। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वोल्डेमॉर्ट अब बुराई के दलदल में इतना गहरा धंस गया है और अपनी आत्मा के महत्वपूर्ण हिस्से उससे इतने लंबे समय से दूर हैं कि उसे उस तरह एहसास नहीं होता जिस तरह हमें होता है। संभवतः मौत की घड़ी में उसे अपने नुकसान का एहसास हो, पर अभी नहीं। उदाहरण के लिए उसे डायरी के नष्ट होने का पता नहीं चला था जब तक कि लूसियस मैल्फॉय से सच्चाई नहीं उगलवा ली। मुझे बताया गया है कि जब वोल्डेमॉर्ट को पता चला कि डायरी नष्ट हो गई है और डायरी की शक्तियां खत्म कर दी गई हैं तो वो बहुत गुस्सा हुआ था। लेकिन मुझे लगा था कि वो खुद चाहता था कि लूसियस मैल्फॉय इसे हॉगवर्ट्स में पहुंचा दे। हाँ, कई साल पहले वो ऐसा चाहता था जब उसे विश्वास था कि वो और ज्यादा हॉर्क्रक्स बना सकता है। लेकिन फिर भी लूसियस को वोल्डेमॉर्ट के आदेश का इंतजार करना था जो उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट उसे डायरी देने के बाद ही कुछ समय में गायब हो गया। बेशक वोल्डेमॉर्ट ने सोचा था कि लूसियस सावधानी से उस हॉर्क्रक्स की सुरक्षा करेगा और इसके अलावा उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो लूसियस पर ज्यादा भरोसा कर रहा था। लूसियस उस मालिक से क्यों डरता जो बरसों से गायब था और जिसे वो मरा हुआ मान रहा था? जाहिर है लूसियस को पता नहीं था वो डायरी वास्तव में क्या थी। मुझे लगता है वोल्डेमॉर्ट ने उसे बताया होगा कि डायरी के कारण रहस्यमय तहखाना दोबारा खुल जाएगा, क्योंकि इस पर चतुराई से जादुई सम्मोहन किया गया है। अगर लूसियस को ये पता होता कि उसके हाथ में अपने मालिक की आत्मा का टुकड़ा है तो वो बेशक उसे ज्यादा जतन से रखता, लेकिन इसके बजाय उसने अपने पुराने लक्ष्य को पूरा करने के लिए डायरी का इस्तेमाल किया। उसने डायरी इस उम्मीद से आर्थर वीजली की बेटी तक पहुंचा दी ताकि एक ही प्रहार से आर्थर बदनाम हो जाए, मुझे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाए और उसे एक बहुत आपराधिक वस्तु से छुटकारा मिल जाए। ओह बेचारा लूसियस, उसने अपने फायदे के लिए उस हॉर्क्रक्स को बर्बाद करवा दिया जिस पर वोल्डेमॉर्ट आग बबूला हुआ। पिछले साल मंत्रालय में उसने जो सुनहरा मौका गंवाया, उसके बाद तो शायद लूसियस इस बात पर खुश होगा कि इस वक्त वो अज़्काबान में कम से कम जिंदा तो है। हैरी ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, अगर उसके सारे हॉर्क्रक्स नष्ट हो जाएं तो वोल्डेमॉर्ट को मारा जा सकता है? हाँ, मुझे लगता है उसके हॉर्क्रक्सों के बिना वोल्डेमॉर्ट एक नश्वर व्यक्ति होगा जिसकी आत्मा टूटी और कुचली हुई होगी। ये मत भूलो, उसकी आत्मा बहुत बुरी तरह से विभाजित है, लेकिन उसका दिमाग और उसकी जादुई शक्ति बरकरार है। हॉर्क्रक्सों के बिना भी वोल्डेमॉर्ट जैसे जादूगर को मारने के लिए असाधारण कुशलता और शक्ति की जरूरत होगी, लेकिन मुझ में वो कुशलता और शक्ति नहीं है। हैरी बोल पड़ा इससे पहले कि वो खुद को रोक पाए। हाँ, तुम में है। तुम में ऐसी शक्ति है जो वोल्डेमॉर्ट में कभी नहीं रही। मैं जानता हूँ, हैरी ने अधीरता से कहा, मैं प्रेम कर सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से वो ये बात कहने से खुद को रोक पाया। इससे क्या फायदा होगा? हाँ हैरी, तुम प्रेम कर सकते हो, डंबलडोर ने कहा, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अच्छी तरह जानते हैं कि हैरी अभी अभी क्या कहते कहते रुक गया है। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद एक बहुत बड़ी और उल्लेखनीय बात है। तुम अभी इतने छोटे हो कि तुम समझ नहीं पाए कि तुम कितने असाधारण हो हैरी। हैरी ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, तो भविष्यवाणी कहती है कि मुझ में ऐसी शक्तियां होंगी जिनकी जानकारी शैतानी शहंशाह को नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? सिर्फ प्रेम? हाँ, सिर्फ प्रेम। लेकिन हैरी, ये कभी मत भूलना कि भविष्यवाणी जो कहती है वो सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने इसे महत्वपूर्ण बनाया है। मैंने तुम्हें ये बात पिछले साल के अंत में बताई थी। वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में चुना है जो उसके लिए खतरनाक हो सकता था, और ऐसा करके उसने तुम्हें वो व्यक्ति बना दिया है जो उसके लिए खतरनाक होगा। लेकिन ये तो एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है।
डम्बलडोर ने अधीरता से कहा। वो अपने काले सिकुड़े हुए हाथ से हैरी की तरफ इशारा करके बोले, तुम भविष्यवाणी को ज्यादा महत्व दे रहे हो। हैरी ने हड़बड़ाकर कहा, लेकिन आपने ही तो कहा था कि भविष्यवाणी का मतलब है। अगर वोल्डेमॉर्ट ने भविष्यवाणी के बारे में कभी नहीं सुना होता तो क्या ये पूरी हुई होती? क्या तब इसका कोई अर्थ होता? जाहिर है नहीं। क्या तुम्हें लगता है भविष्यवाणी कक्ष में रखी हर भविष्यवाणी पूरी होती है? लेकिन आपने पिछले साल कहा था कि हम में से एक को दूसरे को मारना होगा। हैरी, हैरी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने एक बहुत गंभीर गलती कर दी थी और प्रोफेसर ट्रेलॉनी के शब्दों के अनुरूप काम कर दिया था। अगर वोल्डेमॉर्ट ने कभी तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की होती तो क्या उसने तुम में प्रतिशोध की आवेशपूर्ण इच्छा डाली होती? जाहिर है नहीं। अगर उसने तुम्हारी माँ को तुम्हारी खातिर बलिदान करने के लिए विवश नहीं किया होता तो क्या उसने तुम्हें वो जादुई संरक्षण दिया होता जिसे वो भेद नहीं सकता था? जाहिर है नहीं। हैरी, क्या तुम देख नहीं पाए? वोल्डेमॉर्ट ने अपने सबसे बुरे दुश्मन को खुद तैयार किया है। जिस तरह तानाशाह हर जगह करते हैं, क्या तुम्हें अंदाजा है तानाशाह उन लोगों से कितना डरते हैं जिनका वो दमन करते हैं? ऐसे तानाशाहों को एहसास होता है कि एक दिन उनके कई शिकारों के बीच में से कोई एक उनके खिलाफ उठकर खड़ा होगा और बदला लेगा। वोल्डेमॉर्ट भी अलग नहीं है। उसने भविष्यवाणी सुनी, वो फौरन काम में जुट गया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसने न सिर्फ उस व्यक्ति को खुद चुना जो उसके लिए सबसे खतरनाक हो सकता था, बल्कि उसने उसे अनूठे घातक हथियार सौंप दिए। लेकिन ये अनिवार्य है कि तुम ये बात समझ लो, डम्बलडोर ने खड़े होकर कमरे में चहलकदमी करते हुए कहा। हैरी ने उन्हें इतना आंदोलित पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हें मारने की कोशिश करके वोल्डेमॉर्ट ने उस उल्लेखनीय व्यक्ति को चुन लिया जो यहाँ मेरे सामने बैठा है, और उसे उस काम के साधन भी दे दिए। ये वोल्डेमॉर्ट की गलती है कि तुम उसके विचारों और महत्वाकांक्षाओं को देख पाए। ये उसकी गलती है कि तुम उस सर्प भाषा को समझ पाए जिसमें वो आदेश देता है। लेकिन हैरी, वोल्डेमॉर्ट के बारे में तुम्हारी अनोखी समझ के बावजूद तुम गुप्त कलाओं की तरफ कभी आकर्षित नहीं हुए। तुमने कभी भी एक पल के लिए भी वोल्डेमॉर्ट का सहयोगी बनने की जरा सी भी इच्छा नहीं दिखाई। जाहिर है मैंने नहीं दिखाई। उसने मेरे मम्मी डैडी को मार डाला था, हैरी ने गुस्से में कहा। संक्षेप में, तुम प्रेम की अपनी क्षमता के कारण सुरक्षित हो, डम्बलडोर ने जोर से कहा। इकलौती सुरक्षा जो वोल्डेमॉर्ट जैसे शक्तिशाली जादूगर के खिलाफ काम कर सकती है। तमाम प्रलोभनों और कष्टों के बावजूद तुम्हारा दिल पवित्र रहा, उतना ही जितना 11 साल की उम्र में था जब तुमने दर्पण में देखा था। वो दर्पण दिल की ख्वाहिश दिखाता था और उसने तुम्हें अमरता, अमीरी के बजाय लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को रोकने का तरीका दिखाया था। हैरी, तुम्हें अंदाजा है कितने कम जादूगर उस दर्पण में वो देख सकते थे जो तुमने देखा। वोल्डेमॉर्ट को तभी पता चल जाना चाहिए था कि उसका मुकाबला किससे है, लेकिन उसे नहीं चला। लेकिन अब वो ये बात जान चुका है। तुम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में खुद को बिना नुकसान पहुंचाए चले गए थे, लेकिन वो बेहद पीड़ा झेले बिना तुम पर कब्जा नहीं पा सका था, जैसा मंत्रालय में पता चला। हैरी, मुझे लगता है कि वो इसका कारण नहीं समझता है, लेकिन वो अपनी आत्मा के टुकड़े करने में इतनी जल्दी में था कि वो निष्कलंक और समूची आत्मा की अतुलनीय शक्ति को समझने के लिए एक पल भी नहीं ठहर पाया। लेकिन सर, बात तो वही है ना? मुझे उसे मारने की कोशिश करनी है या करनी है? जाहिर है तुम्हें करनी ही है, लेकिन भविष्यवाणी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कोशिश किए बिना तुम खुद ही कभी चैन से नहीं बैठोगे। हम दोनों ये बात जानते हैं। एक पल के लिए कल्पना करो कि तुमने वो भविष्यवाणी कभी नहीं सुनी होती, तब तुम वोल्डेमॉर्ट के बारे में क्या महसूस करते? सोचो। हैरी डम्बलडोर को अपने सामने चहलकदमी करते देखता रहा। वो सोचने लगा। उसने अपनी मम्मी, अपने डैडी सीरियस के बारे में सोचा। उसने सेड्रिक डिगोरी के बारे में सोचा। उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट द्वारा किए गए सभी भयंकर कामों के बारे में सोचा। उसके सीने के भीतर एक लपट उठने लगी जो उसके गले को जला रही थी। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता और मैं ये काम करना चाहता, हैरी ने धीरे से कहा। जाहिर है तुम ये काम करना चाहते। तुमने देखा
भविष्यवाणी का ये मतलब नहीं कि तुम्हें कोई चीज अनिवार्य रूप से करनी है, डंबलडोर चिल्लाए। भविष्यवाणी के कारण लॉर्ड वोल्डेमार्ट ने तुम्हें अपने समान दर्जा दे दिया है। दूसरे शब्दों में, तुम अपना रास्ता चुनने के लिए आज़ाद हो, भविष्यवाणी की तरफ से मुंह मोड़ने के लिए आज़ाद हो। लेकिन वोल्डेमार्ट भविष्यवाणी को अवश्यंभावी मानता है। वो तुम्हारी तलाश में भटकता रहेगा, जो दरअसल इसे निश्चित बनाता है कि हम में से आखिर एक दूसरे को मारेगा, हैरी ने कहा। हैरी उस बात को आखिरकार समझ गया जो डंबलडोर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मौत का युद्ध लड़ने के लिए किसी को मैदान में घसीट कर ले जाया जा सकता है या फिर वो अपना सिर उठाकर जा सकता है। शायद कुछ लोग कहेंगे दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन डंबलडोर जानते थे और मैं भी जानता हूँ। हैरी ने गर्व से सोचा, मेरे मम्मी डैडी भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्क इसी बात से पड़ता है।